बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द विचार के बारे में पढ़ा था, जिसमें शब्द क्या होते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण, इसको पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे शब्द, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। और पद क्या होता है? जब शब्दों को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही हमारा पद बन जाता है, क्योंकि वह व्याकरण के नियमों से बन जाता है। फिर शब्द स्वतंत्र नहीं होता, वह व्याकरण के नियमों से बन जाता है। जैसे कमल है, तो आपको क्या बताया गया था? कमल, ये कमल हमारा शब्द है, तो ये स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र। और जब इसे हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, जैसे कमल खिल रहा है, तो यह वाक्य बन जाएगा। कमल खिल रहा है वाक्य बन जाएगा, तो यह व्याकरण के नियमों में बंध गया है, अर्थात यह स्वतंत्र नहीं है, तो इसी को पद कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये शब्द है और ये कमल क्या हो गया? ये पद हो गया। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण किया था कि कितने आधार पर हो सकता है। तो 5 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आइए यहाँ नोट करते चलते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो 5 प्रकार से करेंगे। पहला क्या है हमारा? स्रोत और उत्पत्ति, दोनों एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, इसको हम लोगों ने कल विस्तार से पढ़ा। दूसरा है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पांचवा क्या है? विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण हम 5 आधार पर करते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर, जिसमें हम लोग कल स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें आपका आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशी शब्द, विदेशी या आगत शब्द, संकर शब्द, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर, कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। एक बार स्रोत के आधार पर भी फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जो तत्सम शब्द होते हैं, तत् प्लस सम, अर्थात तत्सम, यह संस्कृत के शब्द होते हैं। जो भी संस्कृत के शब्द आते हैं उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि यह तत्सम शब्द है। संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों जब प्रयोग कर दिया जाता है तो वह तत्सम शब्द होता है। जैसे चंद्र, चंद्र है, यहाँ देखिए चंद्र लिखा हुआ है, तो यह तत्सम है, क्योंकि इसमें
प्रत्येक र का प्रयोग है। और जब इसे हम तद्भव में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा चांद। जो भी चंद्र बिंदु होता है वो तद्भव होता है। और इस प्रकार से आप तद्भव को देखेंगे तो तद्भव का मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और भाषा के विकास के साथ जिनका रूप बदल गया है। आप सामान्य अर्थ में समझिए कि जो हिंदी के शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। जैसा कि अभी बताया गया चंद्र, चांद। एक उदाहरण और देखिए, सीख, ये तद्भव है और इसका जब आप तत्सम बनाएंगे तो हो जाएगा शिक्षा, क्योंकि ये तालव्य स और मूर्धन्य स। देखिए तालव्य स और मूर्धन्य स, अगर ये कहीं आपको दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि यह तत्सम है। और अगर दंत स आपको दिख जाए, ये वाला छोटा सा जिसको आप बोलते हैं दंत स, तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये तद्भव है। और ख हमारा तद्भव में आता है और ये वाला छ हमारा तत्सम में आता है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सीख होगा। अब आते हैं हम लोग देसी शब्द पर, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हमारे आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, उसे देसी शब्द कहते हैं, जिसे हम लोगों ने ही नाम दिया है। जैसे खटिया है, जूता है, पगड़ी है, खिड़की है, झुग्गी है, ठीक है, ये सभी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। पेट है, तख्ती है, धोती है, लुगाई है, मट्ठा है, खप्पर है, कटोरा है, डिबिया है, ये सभी क्या है? देसी शब्द हैं। अब चलिए हम लोग विदेशी शब्द के बारे में भी देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हैं, जिन्हें हमारी हिंदी भाषा ने अपना लिया है। जैसे अंग्रेजी के शब्द हो गए इंजीनियर, कॉलेज, गैस, क्लर्क, टॉफी, ठीक है। और अरबी के इंसाफ, इनाम, औरत। तो कल आपको बताया गया था कि जो आगत ध्वनियां हैं, विदेशी शब्द हैं, अगर हिंदी में हम क से ज्ञ तक वर्ड लिखते हैं तो उसमें कोई बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, बिंदी अर्थात नुक्ता। और जब वही चीज हम आगत ध्वनिया में लिखते हैं तो उसके नीचे बिंदी या नुक्ता होता है वर्ड के नीचे, और दोनों के उच्चारण में भी अंतर होता है। जैसे अगर लिखा है क, ख, ग, इस तरह से लिखा है तो हम देखकर समझ जाएंगे कि ये हिंदी के वर्ड हैं। और अगर इसी में हम नुक्ता लगा दिए, बिंदी को नुक्ता कहते हैं, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, बड़ी ही कठिनाई से इसका उच्चारण होगा। जैसे क, एकदम गले से आवाज निकालेंगे, ख, ख, ग, इस तरह से कठिनाई से, ठीक है। और एक चीज, जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो सभी तो आप लोग जानते ही हैं, और जो अरबी फारसी के वर्ड होते हैं जिसमें नुक्ता लगता है, तो पूरे वर्णों में नुक्ता नहीं लगाया जाता, केवल 5 ही वर्ण में नुक्ता लगता है, क, ख, ग, ज और थ। इन्हीं 5 वर्णों में नुक्ता लगाए जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पांचवा आपका है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेलगाड़ी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए इसको भी देखिए और अच्छे तरह से नोट भी कर लीजिएगा। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता,
जैसे मान लीजिए अगर आपके दो वर्डों के शब्द हैं, रात है, दिन है, ठीक है, और हाथ है, इस तरह के अगर कोई शब्द हैं और उनको जब हम अलग अलग करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए आम, और इसको जब अलग करेंगे तो हो जाएगा आ और माँ, तो इन दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें हम रूढ़ शब्द कहेंगे। इनको अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द का क्या अर्थ होगा? जो शब्द दो या दो से अधिक मेल के शब्दों में बने हैं और जिनको विभाजित करने पर उनके सार्थक अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देशभक्ति, ठीक है, जैसे देशभक्ति दो शब्दों के मेल से बने हैं, देशभक्ति, इनको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा देश अलग हो जाएगा, इसका तो मतलब निकल ही रहा है सार्थक, और भक्ति अलग हो जाएगा, यह भी एक सार्थक अर्थ दे रहा है, देश के लिए भक्ति। तो इस प्रकार से दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से हमारे यौगिक शब्द बनते हैं। अब योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ का मतलब कि जो शब्द कोई विशेष अर्थ को देता हो, जैसे अपना सामान्य न अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए पर्यायवाची, जिसमें पहला पद दूसरा पद इन दोनों को छोड़कर ये दोनों अर्थ नहीं देते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो ये समास है बहुव्रीहि, तो यही चीज आपके योग रूढ़ शब्द में आएगा। जितने भी आप ट्रिक समझ लीजिए, जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं वो सभी आपके योग रूढ़ शब्द में आएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण आप ले लीजिए पंकज, तो पंकज किसका पर्यायवाची है? पंक धन ज, अलग अलग करेंगे तो पंक मीन्स होता है कीचड़, और पंकज क्या हो गया? किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का। तो इस तरह से ये जो पर्यायवाची है, इस पंकज को देखकर हम समझ जाएंगे कि यह पर्यायवाची है कमल का, कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहेंगे। जैसे दशानन, दशानन किसके लिए प्रयोग किया गया है? रावण के लिए, और गिरिधर कृष्ण के लिए। तो इस तरह से जो अपना सामान्य अर्थ न देकर कोई अन्य अर्थ दे, मतलब अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करे। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए जितने भी पर्यायवाची आते हैं वो आपके योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके हो गए रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ न निकले। जैसे कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम बोलते हैं कि जरा चाय वाय लाइए, तो चाय का तो अर्थ होता है, क्योंकि चाय सभी लोग जानते हैं कि चाय पीते हैं, लेकिन वाय कुछ नहीं होता है, वाय का कोई अर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से हम चाय को सार्थक में रखेंगे और वाय को निरर्थक में रखेंगे, ठीक है। सार्थक का अर्थ होता है और निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता। इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। और चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। और वो 9 कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, डिपात, ठीक है।
तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कुछ न कुछ नाम है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्रिया क्या है? जो भी कार्य किया जाता है, कार्य को करना, यही क्रिया कहलाता है। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से आप सबको पता है। तो चलिए अब हम विकार के अर्थ पर देखते हैं। विकार के अर्थ पर दो होते हैं। विकार के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है विकारी शब्द, पहला है विकारी शब्द और दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तित होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या है? विकारी शब्द हैं। लिंग, वचन, कारक, इन सभी के आधार पर इसमें बदलाव होता है। जैसे संज्ञा में अगर देखें तो लड़के, लड़की हो जाएगा और सर्वनाम में देखें तो मैं, मुझे, मेरा। विशेषण में देखें तो काला, काली, वह काला लड़का है। तो अगर हम इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो वह काली लड़की है, काला का काली हो जाएगा। तो इस तरह से विकारी शब्द का मतलब जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें परिवर्तन हो, और अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, और अव्यय का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो। इस तरह आप समझिएगा। तो विकारी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, इन सब के आधार पर अगर शब्द में कोई बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कोई भी शब्द परिवर्तित हो रहा है तो उसे विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी शब्द का क्या मतलब है? संज्ञा, वचन, लिंग, कारक के अनुसार अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यह अविकारी शब्द है। जैसे अविकारी में क्या आएगा? अविकारी में आपका क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है। निपात क्या होता है? जैसे हम किसी भी वाक्य में ही और भी का प्रयोग करते हैं तो यह निपात हो जाता है। इसमें कोई बदलाव हो नहीं रहा है कि लड़का ही खाना खा रहा है, लड़की ही खाना खा रही है। तो इसमें ही में तो कोई बदलाव नहीं आया, चाहे हम पुल्लिंग के साथ प्रयोग करें या स्त्रीलिंग के साथ। संबंध बोधक मतलब के पास, उसके पास, उसके पास गाय है, मेरे पास गाय है। ठीक है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। के अंदर, घर के अंदर पंखा है, घर के अंदर खिड़की है, किसी भी वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्रिया विशेषण मतलब आज, यहाँ, वहाँ, धीरे, धीरे, ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये सभी क्या है? हमारे अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा आज? चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो यही पद कहलाता है। और उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, विदेशी को आगत भी कहते हैं, और संकर शब्द। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और अर्थ के आधार पर 2 शब्द होते हैं: सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर 9 होते हैं, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और
व्याधिबोधक निपात आते हैं। और विकार के आधार पर दो होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो आज हमारा शब्द विचार का प्रकरण समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे अपनी फेयर कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए और याद कीजिए, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने शब्द विचार को अच्छे से समझा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।